इमरान खान साहब ने तीसरा लेटर आज जारी किया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि पटन की रिपोर्ट के बाद ये वाजे हो गया है कि 8 फरवरी 2024 की जो पीटीआई की फतह है उसको किस तरह से इलेक्शन फ्रॉड के जरिए वो चेंज किया गया। जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, उनके आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वाज इन अ वेरी पॉजिटिव माइंड यस्टरडे, सो आई वुड लाइक टू अपलॉड योर एफर्ट्स, बिग हैंड। पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल व इंसाफ के साथ है। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्जी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुजर रहे हैं, उनमें जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करे, दैट इज ऑल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज के प्रोग्राम में हम 4 इश्यूज डिस्कस करेंगे। उमर अयूब साहब ने IMF को एक डोजियर दे दिया है जिसमें उन्हें बताया गया है कि पाकिस्तान में इंसाफ की सूरत हाल क्या है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से IMF के पास एक डोजियर आ गया। ये इशू आज के शो में डिस्कस होगा। और इसके साथ साथ आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुशखबरी सुनाई कि IMF ने इजाजत दे दी है कि आप बिजली की कीमत कम कर सकते हैं, जिससे ज़ाहिर है हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाएगी। और उस पर उन्होंने तालियां भी बजाई। क्या वाकई खुशी का मुकाम है? यह भी आज के शो में डिस्कस होगा। और इमरान खान साहब ने तीसरा खत लिख दिया आर्मी चीफ को। ये बार बार खान साहब खत क्यों लिख रहे हैं और इन खतों के जरिए क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं? और इसके साथ साथ अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बन रहा है। अब ये ग्रैंड अलायंस जो है वो कोई डेंट डाल सकेगा, ये भी एक इशू है जो आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर अफनानुल्लाह खान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मौला बख्श चांडिया साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। और शौकत यूसुफजई साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। शौकत साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगा। ये फरमाइएगा सर, जब IMF का वफ्द चीफ से मिला, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिला, तो आपने बहुत एतराज किया और आज भी आपने प्रोटेस्ट किया उस पर, लेकिन खुद एक डोजियर लिख के दे रहे हैं उसी IMF को कि पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल क्या है। तो ये अजीब सा तजाद नहीं है कि आप खुद अपने सारे गंदे कपड़े खोल के उनके सामने रख रहे हैं और अगर वो चीफ जस्टिस से मुलाकात कर रहे हैं तो आपको एतराज है? देखिए, चीफ जस्टिस से मिलने पे एतराज नहीं है। ये पहली दफा ऐसा हो रहा है कि IMF के वक्त को जरूरत पड़ रही है कि वो चीफ जस्टिस से मुलाकात करे और जो कानूनी इंसाफ है इस मुल्क का उस पर बहस करे। तो ये आपके लिए भी हमारे लिए भी बड़े ताजुब की बात तो है, क्योंकि IMF के कर्जों से इसका जो ताल्लुक बन रहा है ना, ये पहली दफा हम देख रहे हैं। और जहां तक IMF के कर्जों का सवाल है, तो जाहिर है इससे आम आदमी मुतासिर हो रहा है ना। अब कर्जे तो लिए जा रहे हैं, कर्जों पे बगलें भी बजाई जा रही है, तालियां भी बजाई जा रही है, लेकिन इसका आम आदमी को क्या फायदा हुआ है? अब तक जो 27,000 अरब का कर्जा लिया गया है 2 सालों में, उसका वो कहाँ खर्च हुआ है? क्या अवाम का हक नहीं बनता कि वो पूछे अपने हुक्मरानों से? क्या ये अबाउट द लॉ है? सब कुछ जो उनके मर्जी है वो करें। कानून जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है मुल्क के अंदर, उसका भी कोई ना पूछे। तो मेरे ख्याल से ये खुद हुकूमत जो है, वो बहुत सारे इनके ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं और हो रहे हैं और पूछे जा रहे हैं, लेकिन ये कि रूल ऑफ लॉ तो है नहीं कि अब हम ये कहें कि हमें कोई सही जवाब दे दें, बजाय इसके कि ये उल्टा पुल्टा करके ये पेश करें कि ये तो इंतशारी है, ये तो मतलब मुल्क दुश्मन है। इस तरह की जो अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर जमात तहरीक इंसाफ है। अगर किसी को शक है तो 8 फरवरी का रिजल्ट देख ले। अगर 8 फरवरी रिजल्ट कोई नहीं मानता तो फिर हम कैसे मान लें कि ये जमहूरी हुकूमत है और यहाँ जमहूरियत है मुल्क के अंदर, यहाँ रूल ऑफ लॉ है, यहाँ ह्यूमन राइट्स, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। देखे ना, हर बंदे की आजादी पर पाबंदी लग रही है, इज़हार राय पे भी पाबंदी है, आप अगर सियासी सरगर्मी कर रहे हैं उस पर भी पाबंदी है। तो फिर ये मुल्क कौन चला रहा है? शौकत साहब, ये जो गैर कानूनी गवर्नमेंट है या गैर कानूनी पार्लियामेंट है, उसने जब सैलरीज में इजाफा किया तो वो आपने एक्सेप्ट कर लिया था, वो भी आपको रिजेक्ट करना चाहिए था। उसमें तो बल्कि 68 MNAs के आपके दस्तखत भी हैं। तो जी क्या कह रहे हैं? देखिए,
अब जाहिर है अगर वो इनकार भी कर दे तो सैलरी तो उनके अकाउंट में जाएगी। देखिए ये तो नहीं, आप अपनी इनकार मर्जी करते से हो तो कह फैसले रहे हैं, स्पीकर साहब कह रहे हैं जी लिख के दे दें। हाँ, किसी ने लिख के दिया, एक साहब ने भी, उन्होंने कहा हाथ खड़ा कर दें, उन्होंने तब भी नहीं किया, हाथ भी खड़ा नहीं किया किसी ने। चाणी साहब आपकी तरफ आने सर, ये फरमाइएगा कि एक साइड पे जी मैं रुकिएगा, मैं आऊंगा दोबारा वापस आपके साथ, आपकी तरफ शौकत भाई। चाणी साहब ये देखिएगा कि एक तरफ इस चीज पे एतराज है कि चीफ जस्टिस के साथ मुलाकात क्यों हो रही है IMF की, और दूसरी साइड पे खुद एक डोजियर दिया जा रहा है जिसके अंदर वो लेटर भी शामिल है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो उसको क्या समझा जाए जी? इनकी दोगली पॉलिसी है, हर इशू पर, किसी भी इशू पर एक पॉलिसी अख्तियार नहीं करते। अगर कोई बयान दे देते हैं तो थोड़े ही दिनों में फिर उसकी तरदीद भी करते हैं, उससे मुकर भी जाते हैं। अब ये भी पहले अमेरिका की बात हुई, अमेरिका को गालियां दे रहे थे, फिर अमेरिका के इंतखाबात का इंतजार किया और कहा कि वो हमारी दुआ है कि फला जीते और वो आएंगे तो खैर होगा। इनकी हर इशू पर कोई एक मौकफ नहीं होता, ये भी ऐसा ही है। मैं जाती तौर पे तो ये कहता हूं कि ये तकलीफदा बात है एक खुद मुख्तियार, एक खुददार पाकिस्तानी के लिए कि हमने सारे अख्तियार दे दिए हैं, हम मजबूर हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि हमने जानबूझ के, हम मजबूर हैं। आज मैंने अखबार पढ़ी, मैं बड़ा परेशान हुआ। उन्होंने बहुत सारे महकमों पर, वजारतों पर एतराजात उठाए कि वहां करप्शन है। हमने रिकॉर्ड पेश करना शुरू किया, जनाब ऐसा नहीं है। पहले मरहले में वो चीफ जस्टिस साहब से मुलाकात की है, उनका अच्छा बयान था कि हम अदलिया की खुद मुख्तियारी के ताकत के कायल है, हम तमाम बातें आपके साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन हम पहुंचे कहां पर है, हम किस मंजिल पर पहुंचे हैं कि तमाम हमारे हुकूमती मामलात गैर मुल्की इदारे के सामने हमें वजाहतें करने के पाबंद हो गए हैं। ये है गुर्बत, ये है कर्जों का नतीजा, ये है अपने अंदर इख्तिलाफात का नतीजा, ये अपनी रियासत से को कमजोर करना है अपनी अना की खातिर। ये हर फैसला मान लेते हैं, ये अपनी ताकत और फतेह के लिए गैर मुल्की इदारों को, गैर मुल्की ताकतों को मुलविस करते हैं पाकिस्तानी मामलात में। ये अच्छी बात नहीं है। ठीक हो गए अफनान साहब, अब ये फरमाइएगा सर, ये देखें अगर आप पाकिस्तान के अंदरूनी मसले खुद हल नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली फिर IMF के पास जाएंगे। अब डोजियर चला गया है और उसके अंदर वो खत भी शामिल है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा था, और उसके साथ बाकायदा 350 सफ़े की एक पूरी रिपोर्ट भी है। और अब IMF जब बुलाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो फिर गवर्नमेंट कहाँ स्टैंड करेगी मॉरली? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बात यह है कि ये अफसोसनाक है कि ये लोग जब हुकूमत में थे तो ये कहते थे कि इतना अच्छा मुल्क कोई नहीं है, इससे अच्छे ह्यूमन राइट्स कोई नहीं है, इससे अच्छी जमहूरियत कोई नहीं है। और जब हुकूमत से गए हैं तो कहते हैं इससे बुरा मुल्क कोई नहीं है, ना जमहूरियत है ना इंसानी, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो गया। मुझे आप बताएं कि ये शर्मनाक नहीं है कि आप IMF को लेटर लिख रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़? ये शर्मनाक है कि आपको इस बात का लिहाज नहीं है कि आप अपनी सियासत के अंदर किन इंतहाओं पर पहुँच गए। और उसके बाद आपको इस बात की है कि जी हमारा इलेक्शन का रिजल्ट जो है वो भैया 2018 में आपने जो है लोगों के आपने हक में रिजल्ट तब्दील करवाए थे, तब आपको यह सोचना चाहिए था ना कि ये गलत काम कर रहे हैं आप। जब RTS बिठाया था तब गलत काम नहीं समझ में आया। जब आपने कहा क्या कहते हैं कि जी ये अंपायर की उंगली खड़ी हो गई है, तब आपको सोचना चाहिए था। अब सारे मजे लेके सारी हुकूमतें करके आपको एंड में जमहूरियत याद आ गई कि जी जमहूरियत और इंसानी हकूक बड़े जो है वो इंपॉर्टेंट है। जो आपके दौर में तो जो इस मुल्क के इमरान खान साहब ने खुद फरमाया था जी हाइब्रिड निजाम लेके आया हूं मैं। आपके दौर में जो जमहूरियत का जनाजा निकला है वो तो उसको ठीक करते करते पता नहीं कितनी दहाइयां लग जाएंगी। तो आपको उस वक्त सोचना चाहिए था ये काम करते। आज आप कह रहे हैं जी आज भी आपके वही काम है कि आप कह रहे हैं जी IMF को खत लिख रहे हैं, 350 पेजों का डोसियर लगा रहे हैं कि पाकिस्तान को कर्जा ना दो ताकि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए और जो है वो इनका जो ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो जाए कि मुल्क डिफॉल्ट हो गया, आप उसे डीन्यूक्लियराइज करो और अल्लाह खैर सलाह। उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब आप जब मर्जी देख लें ये उसी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से चल रहे हैं कि हमारी बात मान लो वरना जो है मुल्क खत्म हो जाए, न्यूक्लियर बॉम्ब इसके ऊपर गिर जाए। तो ये जहां सोच पाई जाती है उधर आप मुझे बताएं ना कि हम क्या ही मतलब दुआ ही कर सकते हैं, अल्लाह ताला इनको हिदायत दे। लेकिन अब अफनान साहब आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ, ब्रेक लेनी है। सवाल बड़ा सादा है कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कैबिनेट के इजलास में बैठ के ये कहें कि जी मेरी
टीजी IMF से मुलाकात हुई है और उन्होंने कहा जी कि आप अपने बिजली के अगर रेट्स कम करना चाहते हैं तो पूरा प्लान बना के हमारे पास लें और उसके ऊपर बाकायदा तालियां बजनी हो। जब सूरत ये होगी तो फिर उसके बाद अपोजिशन क्यों नहीं IMF के पास जाएगी? सवाल है। देखो ब्रेक है, दोबारा हाजिर प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। अफनान साहब, जब बिजली के रेट्स कम करने के लिए हम IMF से इजाजत लेंगे और बाकायदा उनके साथ एक साइड लाइन मुलाकात होगी प्राइम मिनिस्टर की और फिर आके बाकायदा बैंक थपथपाए जाएंगे कि हमारी बड़ी अचीवमेंट है, तो उसके बाद जाहिर है फिर अपोजिशन जो है उसके पास भी IMF रह जाता है अपना मामला बयान करने के लिए जी कि हमारे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, हमें रिलीफ दिलवा दें। जब आप बिजली पर रिलीफ दे सकते हैं तो वो अपने मुकदमात पर रिलीफ क्यों नहीं लेंगे IMF से? नहीं, देखिए बात यह है कि IMF जो है वो एक लैंडिंग एजेंसी है इंटरनेशनल, जिसे पाकिस्तान की स्टेट जो है वो पिछले 30-40 साल से जो है वो बातचीत करती है मुख्तलिफ मामलात में। कभी वो हमारा कोई प्रोग्राम चल रहा था, कभी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी चलती है, कभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट चलता है, कभी कुछ और चल रहा होता है। ये जो प्रेरोगेटिव है ये स्टेट का है, ये प्रेरोगेटिव मेरा नहीं है। मैं और आप कल को खड़े होकर एक लेटर लिखना शुरू कर दें जी मैं एंकर हूँ, मेरे साथ बड़ी ज्यादती हो गई, IMF पाकिस्तान को कर्जा ना दे, ये यही वाली हरकत है जो इस वक्त हो रही है कि भाई आपने खुद अपने आप को अज्यूम कर लिया है कि आप जो है वो लेटर लिखते जा रहे हैं IMF को। आपका जो है वो वजीर खजाना जो है वो IMF को लेटर लिख रहा है, कह रहा है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें। ये शर्म। अच्छा, इसका ये नहीं मालूम है इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? ये नहीं कि इनको नहीं मालूम, ये चाहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट हो, इसलिए अड़े करें। और इसमें कोई बुराई नहीं है शहबाज साहब ने जो कहा है, वजीर आजम साहब ने। उसकी वजह ये देखें, हमने एक प्रोग्राम उनके साथ निगोशिएट किया जिसके तहत उन्होंने कहा आपने बिजली की कीमत बढ़ानी है। हमने अब उनको कन्विंस कर लिया कि हमारा फिस्कल डेफिसिट वगैरह और बाकी तमाम चीजें मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कंट्रोल में है, देयरफॉर अब हमें बिजली की कीमत कम करने दें, क्योंकि उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आम आवाम पे आएगा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडस्ट्री पे आएगा, बेरोजगारी पे आएगा। इस बात की भी इनको तकलीफ है। भाई हम तो जब आप हुकूमत में थे तो हम कहते थे चार्टर डेमोक्रेसी पे बात करें, चार्टर इकोनॉमी पे करें, मुल्क को आगे लेके चलते। आप लोग जो है वो कोई कंस्ट्रक्टिव बात आप मुझे बता दें कि जो इन्होंने की हो, सिवाय इसके कि जी हमें रिलीफ दे दें वरना हम IMF को क्या कहते हैं। अच्छा शोकत साहब, ये एक परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि आपको कंस्ट्रक्टिव काम नहीं करते बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सारे काम करते, जैसे कि अब तीसरा खत लिख रहे हैं आप आर्मी चीफ को, इमरान खान साहब। ये खतों के जरिए भी क्या स्टैब्लिश करना चाहते हैं? कभी IMF को खत, कभी आर्मी चीफ को खत। अच्छा, मजे की बात है कि इन खत से भी इनको कितनी तकलीफ हो रही है। अच्छा देखें, मेरे भाई ने बताया कि ये खुद मुख्तार मुल्क है और हम खुद मुख्तार आवाम हैं, तो ये खुद मुख्तारी तो हमने देख ली ना, आपने खुद ही बता दिया कि बिजली की कीमतें भी कम करनी है, तो ये खुद मुख्तारी है हमारी कि हम पूछेंगे कि जी बिजली की कीमत कम कर दे कि ना कर दे। आवाम को लूट लिया, हम आप कहते हैं जी बिजली की कीमत कम करे या ना करे। फिर उन्होंने कहा कि बड़ा शर्मनाक बात है, इतने जोर देकर कहा भाई शर्मनाक तो ये कि आप 30-35 सालों से इक़्तिदार में दोनों पार्टियां, तो आपको शर्म नहीं आती कि आज फिर कशकोल फिरा के कर्जे मांग रहे हैं? तो ये किस मुल्क को आप किस तरफ, ये कितना अरसा आपको चाहिए कि मजीद आपको इक़्तिदार मिलेगा आप ये मुल्क को कर्जे से निकाल लें? हमारे 3.5 साल आप एक साइड पे रख लें, लेकिन आप लोगों ने भी तो 30-35 साल इक़्तिदार कर लिया ना, ये मजे ले लिए, तो ये कम से कम ये तो बता दें ना दोनों। और कितना ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये 30-35 साल हुकूमत किसने की? ये 30-35 सालों का हिसाब तो दें। वो कह रहे हैं कि किसने हुकूमत किया 35 साल? 35 साल का जरा हिसाब दे दें। देखिए, अगर 30-35 नहीं है तो 25 साल तो बनते हैं दोनों मिला के ना। अगर 3-4 दफा 25 साल भी नहीं बनते, 4 दफा उन्होंने लिया, दोनों मिलकर एग्जैक्टली आपको बता देता हूं कितने बनते हैं जावेद साहब। 11.5 साल तो ये कहते थे कि 11.5 साल बनते हो कहते हैं टोटल, और इनके 4 साल है, टोटल 11.5 साल है ना दोनों मिलाकर। सब कुछ मिला के, सब कुछ मिला ले विफाकी हुकूमत जितना मर्जी, और 4 साल आपके। चलो, तो 11 सालों में तो आप कर्जे खत्म नहीं कर सके। चलो 11 साल भी आपको लग गए ना, अभी आप 11 साल और चाहते हैं कि ये कर्जे तब जाके पाकिस्तान को निजात मिलेगा कि नहीं? क्योंकि हमें तो ये अभी अगर मैं पिछले पे भी नहीं जाता हूँ, छोड़े, ये जो आपने 2 सालों में 27,000 अरब का कर्जा लिया, आप मुझे बता सकते हैं कि ये कहाँ लगा? कितने इसमें पैसे आपने वापस किए कर्जे में? ये बता सकते हैं आपके पास कोई हिसाब है? सुनिए शौकत साहब, सुनिएगा, मैं बता रहा हूं, साहब बताने लगे हैं कि कहां लगा। देखें, IMF प्रोग्राम PMLN की हुकूमत जो है वो कंप्लीट करके 2016 में गई थी, और हमने IMF को खैर बात कहा था। उसके बाद जो है वो एक तब्दीली आई इस मुल्क में, जिसने इस मुल्क की इकॉनमी के साथ जो कुछ किया वो सारे पाकिस्तान के सामने है।
और उसके इम्प्लीकेशन जो है वो जो आए वो उससे सारे पाकिस्तान ने देखे, मतलब उसके अंदर कोई वो मतलब कि उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। उसके बाद हम 24,000 अरब रुपए पे कर्जे छोड़ के गए थे, इन्होंने 4 साल के अंदर वो 50,000 से भी ऊपर ले गए। जो इन्होंने काम किया वो आज तक, जब आप इनसे पूछेंगे क्या किया, इनके पास कोई जवाब तो बेहतर करना चाहिए। नहीं उसकी वजह है, मैं बता देता हूँ। देखिए, फिस्कल आपका जब डेफिसिट बढ़ता है ना तो वो ओवरनाइट खत्म नहीं होता आपका। नहीं मैं आ रहा हूँ। फिस्कल डेफिसिट अगर आपका इतना बढ़ जाता है वो फिर ओवरनाइट खत्म नहीं होता। हमने इसको कर्टेल किया है, हमने पाकिस्तान के कर्जे वापस किए हैं और हम मजीद और बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं मामलात को। कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हम ये तो नहीं कह रहे कि मुल्क डिफॉल्ट हो रहा है, कैंपेन नहीं चला रहे मुल्क को डिफॉल्ट करने की। और जो आप कह रहे हैं कि खुद मुख्तारी जो है वो हमने गिव अप कर दी, तो वो तो आपके दौर में भी IMF प्रोग्राम चल रहा था, तब हम खुद मुख्तार थे, सब मुल्क ठीक था। ये कैसे सकता है? शौकत साहब बात मुकम्मल कीजिए, मैं चाणी साहब की तरफ जाना है। आप नहीं चौधरी साहब देखें, हमसे तो हिसाब मांगा जा रहा है ना जी। हम 3 साल 3.5 साल रहे, हमसे हिसाब मांगा जा रहा है, लेकिन ये जो 4 बारियां इन्होंने लिए उसका हिसाब नहीं दे रहे। और अभी जो ये मुसलसल 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बने शहबाज शरीफ साहब, इन आने वाले सालों में यही निगरान को निकाले, बाकी तो यही रहे ना। तो ये जो 27,000 अरब का कर्जा ये कहाँ लगा, इसमें कितने वापसी की ये बताएं सर। वो बाकी छोड़े, उसमें आपने भी लिया, हमने भी लिया, चलो ये जो अभी साहब का दौर बताए ना। हाँ तो आप बताएं आपने कहाँ लगाया ना, आप अपने 25,000 अरब रुपए का बताएंगे कहाँ लगाए। मैं आपको बता देता हूँ कि इस मुल्क की सारी मोटरवेज हमने बनाई है, इस मुल्क के सारे बड़े एयरपोर्ट्स हमने बनाए हैं, इस मुल्क के अंदर डैम हमने बनाए हैं, इस मुल्क में स्कूल बनाए हैं, यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, हॉस्पिटल बनाए हैं। पता नहीं आप बताएं आपने क्या किया है, हमसे आप पूछ रहे हैं। 13वां साल है खैबर पख्तूनख्वा में आपका, 13वां साल। अगर हमारे 11 साल ज्यादा थे तो 13 साल आपके हो चुके हैं। आप बताएं, आप कोई बंदा पंजाब चला जाए और कोई खैबर पख्तूनख्वा चला जाए कि मवाजना कर ले कि पंजाब में पैसे लगेंगे खैबर पख्तूनख्वा में लगे, सारों के साथ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई आपने देखा जितने उसके टैक्स लगे हुए ना मोटरवे के ऊपर, आम आदमी तो जा भी नहीं सकता, गरीब आदमी। ये आपने किसके लिए बनाया टैक्स फ्री में? क्या कहते हैं होगा क्या, मतलब हर चीज के अंदर कोई बुराई निकालनी है। दुनिया में सबसे सस्ती मोटरवे हमारे मुल्क में है, दुनिया में। चाणी साहब के पास जाना है जी। चाणी साहब ये फरमाइएगा, ये इमरान खान साहब खत लिख रहे हैं, एक खत के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा खत जो है उसके भी 6 निकात हैं। स्टैब्लिश क्या करना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन खतों के जरिए? मेरे ख्याल में अब ये 3-4 नहीं रहेंगे और आगे खत जाएंगे। जितना अरसा जेल में रहेंगे खान साहब खत ही लिखते रहेंगे और उनको मोहब्बत पे आमादा करते रहेंगे। किस वक्त कोई खत कबूल हो जाए और दोबारा मोहब्बत के जज्बा पैदा हो जाए, दोबारा वो उंगली हाथ आ जाए जिस उंगली के सहारे आगे चले। ये क्या सियासत है? आपका मौक़िफ़ उनके खिलाफ है, आप उनको गालियां देते हैं, आप उनकी तौहीन करते हैं और चुपके बात करते हैं। भाई हमसे बात भी करें, ये कैसे हो सकता है? जब तक आप सियासी रास्ता अख्तियार नहीं करेंगे, जब तक सियासी पार्टी वाला चेहरा नहीं दिखाएंगे, जब तक पाकिस्तान के खुद मुख्तियार सियासतदान नहीं लगेंगे, न आप पार्टियों के मसाइल हल होंगे न पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। खान साहब का तो रवैया ही अजीब व गरीब है, पूरी गालियां, पूरी फौज, पूरी लड़ाई उनके साथ है, लेकिन तैयार बैठे जनाब हमसे बात कर लो, जनाब हम आपसे बात करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे। वो कहते हैं हम आपसे नहीं करेंगे, आपको साथी लोगों से बातें करनी होगी। शर्म की बात है ना, रोज रोज भले खत लिखते रहे, अच्छा है, किसी वक्त मोहब्बत का जज्बा पैदा हो जाएगा। अगर मोहब्बत पैदा हो जाए, इख्तिलाफात कम हो जाए तो हमें एतराज नहीं है। लेकिन ये जो IMF वाला मामला है ये बड़ा संगीन मामला है, ये मॉडर्न दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा है। ये हम तो देख तो रहे किस अंदाज से भाई के ये उठा निकाल, ये किस अंदाज से हम चाहते हैं आप चाणी साहब माहौल सियासी नहीं बना रहे। ये चाहते हैं हमारे मुतालबात माने जाए, किसी भी हालत में हमें अख्तियार दिया जाए। जब इनके पास अख्तियार नहीं है तो जो रियासत पर हमले करते हैं वो आप देखते हैं, थोड़ी रियायत मिलती है पैरों में पड़ जाते हैं। असल बात यही है, ये चाहते हैं हमसे बात बने। कभी ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान का वजीर खजाना IMF को खत लिखे कि पाकिस्तान को कर्जे ना दो? ये हुबल वतनी है। ये कौन से वादे बताते हैं हमें पूरा करने के लिए? ये बार बार आए,
हम पर अवाम ने एतमाद किया, हम जीत किया है। आपने क्या किया है? आपने तो गवर्नर हाउस को कहा अच्छा, दरवाजे खोल देंगे, कौन से गवर्नर हाउस के दरवाजे खोले? जी शौकत साहब, आपने जवाब देना है, आपके पास सवाल भी छोड़ के जा रहा हूं कि अब इमरान खान साहब खत पे खत लिख रहे हैं, दूसरी तरफ से जवाब नहीं आ रहा। जब जवाब नहीं आ रहा तो खत क्यों लिख रहे हैं? आपको बेइज्जती का एहसास नहीं हो रहा जी कि दूसरी साइड जो है बिल्कुल इग्नोर कर रही है और आप फिर एक खत के बाद दूसरा खत लिख रहे हैं? क्यों नहीं आपको एहसास होता कि आप मदद करें? प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। वैसे ही फरमाइएगा शौकत साहब, जब आपको जवाब नहीं मिल रहा किसी खत का, तो आप अगला खत क्यों लिखी जा रहे हैं? देखिए, कभी ना कभी तो इस खत को तारीख याद रखेगी कि कैसा सियासतदान जो जेल में है, जिस पे तमाम तर मजालिम किए गए, लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से सोच रहा है, पाकिस्तान के बारे में बात कर रहा है। उसने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, कुछ एनआरओ नहीं मांगा। और मेरे ख्याल से सियासत, अगर कोई सियासत की कोई बात करेगा तो वो इमरान खान की सियासत को ही सीखेगा। अगर जिस बंदे पे ये इल्जाम था कि उसको सियासत तारीख से नहीं कर रहे हैं, आप तारीख के अंदर नाम बताना चाहते हैं कि एक लीडर था जो कोर्स ऑफ हिस्ट्री को ठीक कर रहा था। किताब है। देखें, एक ऐसा सियासतदान जिसको अपोजिशन कहती है, मुखालिफिन कहते हैं कि इनको सियासत नहीं आती है, लेकिन वो शख्स जेल गया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई टॉक शो उसके बगैर नहीं हो सकती है। जब तक उसका जिक्र ना हो, पाकिस्तान की सियासत मुकम्मल ही नहीं हो रही है। जब तक उसका जिक्र ना हो, कोई टॉक शो मुकम्मल नहीं हो रही है। खत लिखते रहेंगे तो मुझे शहबाज शरीफ की स्पीच उठा लें, मरियम नवाज की स्पीच उठा लें, बिलावल जरदारी की स्पीच उठा लें, जब तक वो इमरान खान के बारे में नहीं बोलेंगे, उनको तकरीर ही उनकी नहीं आती है। तो ये देखें, एक सियासतदान यही कर सकता है। और इसकी अहमियत आप देखें, उसको डिस्कस किए बगैर आपको कोई इशू आप नहीं उठा सकते। तो ये देखें, उसने अपने आप को एंड किया है। वो समझता है कि कैसे मुल्क को चलाना है, वो समझता है कि कैसे सियासत करनी है। एक वाइड बंदा है जिसने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है। ये बाकी तो सारे हादिसाती सियासतदान आए हुए ना, कोई मुरूसी सियासत में आए हुए हैं, कोई हादिसाती तौर पे आया हुआ है। उस बंदे ने स्ट्रगल किए, खुद पार्टी बनाई है, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो एक लीडर बन के पूरी दुनिया में छाया हुआ है। अब ये देखिए, अब ये वक्त होता है, अगर आज उस पर सख्ती ला रहे हैं सारे मिलकर, तो एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह ताला, जिस तरह ये सख्तियां कर रहे हैं, एकदम ये भी किसी सख्ती में गिरेंगे इंशाअल्लाह। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा सख्ती में रहेगा। सोचा है, मैं फिर वापस आऊंगा आपकी तरफ। शौकत साहब, चाणी साहब, वो समझ रहे हैं कि हम हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा रहे हैं कि एक लीडर है जेल के अंदर बैठ के वो पूरी कौम को बता रहा है कि हो क्या रहा है, खत इसलिए लिखे जा रहे हैं। ये मेरे ख्याल में बातें बनाना है, लोग समझ रहे हैं। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, बात कर रहे हैं। जिक्र आना बार बार कामयाबी की निशानी नहीं है। कोई भी आयत औज़ुबिल्लाह के सिवा शुरू नहीं की जा सकती। तो क्या औज़ुबिल्लाह नेमुल बदल हो जाएगा आयत का? ऐसा कभी नहीं होगा। हर चीज की अपनी अहमियत है। आप खत लिख रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, आप धमकियां दे रहे हैं और मिन्नतें कर रहे हैं। कहा तनख्वाह बढ़ाओ, वरना हम उसी तनख्वाह पे काम करेंगे। ये तो ऐसा ही मामला है। आप धमकियां दे रहे हैं, अपना मौक़िफ़ बनाया हुआ है लड़ाई का, फौज के खिलाफ बोलने का, फौज के सिपाहियों की तौहीन करने का, उनके जो निशानात हैं उनको मिटाने का। आप क्या करते हैं, मुझे समझाएं। आपका कितना भी मौक़िफ़ वतन परस्त हो, लेकिन आपका जो रवैया और तरीक़ेकार है वो पाकिस्तान परस्त नहीं है। आपको पाकिस्तान को बहरान से निकालना है तो मुकम्मल। जी बोले जी शौकत साहब। चांदर साहब, इमरान खान ने अपने खत में भी, खत से पहले भी, 9 मई के बाद भी हमेशा उन्होंने कहा कि ये फौज मेरी फौज है। अब देखो, ये इससे फायदा कौन उठा रहा है? पीपल्स पार्टी नून लीग कि जी फौज के साथ लड़े। हर बात में आप फौज को सामने ले आते हैं। जब इमरान खान कह रहे हैं कि ये फौज मेरी फौज है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ, मेरी कौम उनके साथ खड़ी है। आप खामखा उसको फौज में, आप भाई अपने तौर पे आप मुकाबला करना चाहते हैं तो करें, आप मुकाबला तो कर नहीं सकते हैं। आपने उससे निशान भी छीन लिया।
आपने मुकाबला नहीं कर पा रहे, आपने बात कर ली, आप कहते हैं जी फौज, आपने बात कर ली, छोड़े, वो गैर सियासी, आपने बात, उनको छोड़े, आपने बात कर ली, आपने बात कर ली। ये दहशतगर्द लाया कौन है? ये दहशतगर्द गाड़ियां भरकर इस मुल्क में लाया कौन? ये दहशतगर्द की छतरी के नीचे इलेक्शन जीता कौन? ये दहशतगर्दों की फौज भरकर जेलों पर हमले किए किसने? ये तालीमी इदारों पर किसने हमले किए? आप बताएं, ये दहशतगर्द किसके आए? ये दहशतगर्दों की या सफारत खाने खुलवा रहे थे, वो कौन है? अब आप खामोश हो जाए ना यूसुफ, अब आप यार, अभी आप खामोश है यार, आप खामोश हो जाए ना। पहले तो आप ऐसे नहीं थे, क्या बेचैनी आ गई आपको? आप जब हम पर बोल रहे हो तो हमारी सुन भी लो। आप सुनोगे नहीं तो कैसे जवाब दोगे? आपको आपकी बेचैनी हो गई है, आप मसाइल नहीं कर पा। आप रुकिएगा, मैं अफनान साहब को शामिल करने लगा हूं। मैं इधर अफनान साहब को शामिल करने दें मुझे। अफनान साहब देखिए, आप ना फौज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लड़ा के ना आप अपने इक़्तिदार को दुआम देना चाहते हैं, और आपकी पूरी ख्वाहिश है कि फौज और इमरान खान की पार्टी इकट्ठी ना हो सके। देखिए, बात यह है कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान साहब की ज़बान इतनी ज़बरदस्त है, इतनी वो शाइस्ता बातें करते हैं, इतने उनके ज़बरदस्त अक़वाले ज़री हैं कि हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। वो खुद कोई ना कोई बात कर देते हैं, खुद भी अपने कंट्रोल में भी नहीं है उनकी बात। और देखें, जहाँ तक बात ये बार बार पॉपुलैरिटी की करते हैं, फ़िरौन और नमरूद और राखी सावंत भी बहुत पॉपुलर है अपने अपने टाइम पे। राखी सावंत को नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मतलब पॉपुलैरिटी की बात है ना। अगर पॉपुलैरिटी तो बहुत सारे तरीकों से आ जाती है ना। पॉपुलर आप उल्टी सीधी हरकतें करें तब भी आप पॉपुलर, वोट तो नहीं मिलता ना आपको, उनको वोट मिला है। लेकिन बात ये है कि ये जिस तरह इनको लाके घुसेड़ा गया, जिस तरह इतनी बड़ी यहूदी लॉबी का पैसा लगाया गया, ये कह रहे हैं ना सेल्फ मेड है, तो भाई वो सेल्फ मेड थे तो फिर वो जो है जाके उधर यहूदियों से क्या लेने के लिए गए थे? खुद ही करते हैं ना अपना काम, इधर पाकिस्तान में आगे करते। बात यह है कि आपके ऊपर इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की इन्वेस्टमेंट हुई हुई है बहुत लंबी चौड़ी, वो है आपका मेन। उसके अलावा आपकी कोई आपने पाकिस्तान के अंदर आप बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। अब आपको आवाम को भी समझ में आ गई है कि आपके एक्चुअल अदाइम हैं क्या। अब आप अपनी जो है वो खुद ही अपने आप को कहते रहें कि जी हम बड़े पॉपुलर हैं, हम बड़े ये हैं, हम यूँ कर देंगे कि लगे रहें आप। हमें देखें, कोई किसी को रोक तो सकता नहीं है। अगर कोई समझता है कि वो है बहुत तो पॉपुलर लगा रहे, इससे हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो डिलीवर करने के लिए आए हैं, हमने माजी में भी डिलीवर किया है, हम आइंदा भी डिलीवर करेंगे। और हमारे अदवार के अंदर जो है वो जो मामला थे वो सारे पाकिस्तान के साथ अभी भी आप देखें, इन्फ्लेशन हम नीचे लेके आ गए, इंटरेस्ट रेट नीचे लेके आ गए, लेकिन कितनी इन्होंने हमारे लिए मुश्किलात खड़ी की हैं। पहले ऊपर भी तो आप ही लेके गए थे ना। ऊपर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि आते ही इन्होंने वो अपना वो जो शुरू कर दिया था, क्या कहते हैं, कारनामा कि जी वो एब्सोल्युटली नॉट, और साथ जो है वो पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। अब तक ये हरकतें चल रही होंगी तो फिर ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट आता है ना। एक बंदा वज़ीर आज़म रहा है, एक पार्टी पावर में रही है, वो जाते जाते अगर मुल्क की इकॉनमी को लात मार के जाएगी तो उसका इम्पैक्ट तो आगे 2-3 साल आएगा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दें शौकत साहब, उसके बाद आपकी तरफ आऊंगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूर। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। वैसे शौकत साहब ये फरमाइएगा, अब आप एक ग्रैंड अलायंस बना रहे हैं, अब महमूद अशरफी साहब के साथ बन रहा है ग्रैंड अलायंस, जिनकी आप नकलें उतारा करते थे। मौलाना फजलुर रहमान साहब को पूरी जिंदगी आप लोगों ने क्या कहा, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की इमामत में नमाज अदा कर रहे हैं। शायर खाकान अब्बासी को आपने गिरफ्तार करके उनको जेल के फर्श के ऊपर लटा दिया था, अब आप उनसे उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। तो वो लोग जिनको माजी में आप क्या क्या कहते रहे, कहां कहां आप उनको पहुंचाते रहे, अब आपको उम्मीदें उनसे वाबस्ता हो गई आपकी, क्यों, वजह क्या? देखिए, जब पीपल्स पार्टी नून लीग इकट्ठी हो गई है ना, तो उसके बाद इस तरह के क्वेश्चन की जरूरत ही नहीं रहती है। और दूसरी बात यह कि अच्छा हाँ, देखे ना, बेनजीर भुट्टो साहिबा के बारे में नवाज शरीफ क्या क्या कहता था, और जो नुसरत भुट्टो साहिबा थी वो इतनी एजेड खातून थी बेचारी, उसके बारे में क्या क्या कहते थे लोग, वो सारे भूल गए ना। सियासत है ना। वो सर आपके साथ हैं जिन्होंने कहा था, शेख रशीद साहब ने, वो शेख रशीद साहब थे, वो आपके साथ हैं। मैंने कहा ना, अब आ जाते हैं। देखें, ये जो इनको जो सबसे बड़ा गुस्सा है ना इस मुल्क में, आवाम के ऊपर जो गुस्सा ये निकाल रहे हैं, जो महंगाई मुसलत की है, जो अमन सूरत खराब की जा रही है, गुस्सा इस बात का है कि 8 फरवरी को हमें जो वोट पड़ा है वो यहूदी लाबी ने दिया। अब ये देखें जरा, इनकी सुने जरा कि यहूदी ला के हमें यहाँ जितवाया है।
इतने ज्यादा सीटें दी है। तो भाई अगर यहूदी लाबी ने यहाँ आकर हमें जितवाया तो इसका मतलब है कि जो आपकी जो निगरान हुकूमत है वो तो बड़ी नालायक थी। फिर तो उसने फिर यहूदी लाबी को नहीं रोक सके वो, यानी पाकिस्तानी आवाम जो है वो सारी यहूदी लाबी है। जो इस वक्त तो 70% वोट जो है वो तारीक इंसाफ को आवाम दे रही है, तो आपका तो 30% भी नहीं बनता है दोनों पार्टियां मिला के। तो इसका ये इसका क्या मतलब हुआ? फिर आप पाकिस्तानी वो कह रहे हैं 70% कैसे वोट हो गए सर? 11 करोड़ में से 2.25 करोड़ पड़े। वो कहते हैं 11 करोड़ में से 2.25 करोड़ वोट पड़े हैं, 70% कैसे हो गए? ये नहीं तो आपको कितने पड़े हैं ये बताए ना। हमारे पास तो निशान भी नहीं था। 35 1 करोड़ 35 हमारे हमें पास पड़े, निशान भी नहीं 1 था। करोड़ इसके बावजूद 75 सबसे बड़ी पार्टी तो है ना पाकिस्तान की। बात तो सबसे सही बड़ी है ना। पार्टी कौन सी है पाकिस्तान में? नहीं ये इससे बताए पहले ना। हम सबसे बड़ी पार्टी थे तब आप हमारी सुनते थे। और इसके बाद इससे पहले हम सबसे बड़ी पार्टी थे, आप हमारी सुनते थे। एस्टेब्लिशमेंट हमारी मुखालिफ, 2018 में हमारी मुखालिफ। एस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन। तो ये साबित हो गया है कि एस्टैब्लिशमेंट जिसके खिलाफ होगी वो नहीं जीत सकेगा। आप हो या ये हो, जीत जाएगा, हुकूमत नहीं बनेगी। जीत जाएगा, गवर्नमेंट नहीं बनेगी। ये बता रहे हैं अफनान साहब। बात करते हैं चौधरी साहब के हमें कैंपेन नहीं करने दिया गया, हमें निशान नहीं दिया गया। आप फिर भी कहते हैं कि हमारे साथ एस्टेब्लिशमेंट। वो इनको 2018 में कौन सी कैंपेन करने दी थी? मैं जेल में सारे डाल सारे जेल में थे। देखिए ये कौन देख और रही है? पीपल्स पार्टी ये नेशनल, तो आप देख लें, ये उनको 20 साल कैंपेन नहीं करने दी गई थी। देख रही है कि ये कौन देख रही है कि उन्होंने वोट किसको दिया, और ये कौन बैठ के उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं हुकूमत में बैठकर के जी हुकूमत हम बना रहे हैं। देखिए लोग, आप यकीन करें, लोग हंस रहे हैं, लोग इन पे हंस रहे हैं कि ये कैसे लोग हैं। कुछ बता सकते हैं? कुछ मैं तो आपसे कहा ना कि हमें क्यों बाहर छोड़ा गया है। हमें सिर्फ बता दें अगर 3 प्रोजेक्ट क्या आपने कौन से लगाने लगे हैं? 3 प्रोजेक्ट बता दें बस, सिर्फ कौन से लगाने लगे हैं अभी बड़े? बात सुने, 3 प्रोजेक्ट के नाम बता। जो लैपटॉप है ना, लैपटॉप से आप नहीं जीत सकते, लैपटॉप तकसीम करके आप नहीं जीत सकते। मैं आपको बता रहा हूं। आप 3 प्रोजेक्ट के नाम बता दें मुझे। अरे एक प्रोजेक्ट जो है ना, आप लैपटॉप ही दे रहे हैं। छोड़े यार, आप 3 प्रोजेक्ट के नाम बता दें। हम ये 3 बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बस ये 3 नाम बता दें मुझे। आपने हमसे 3 का नाम बता दें मुझे। नौजवानों के लिए जो हम, मैं कह रहा हूँ मुझे 3 प्रोजेक्ट के नाम बता दें बस। आप सीख रहे हैं, अब आप सीख रहे हैं। चौका साहब 3 प्रोजेक्ट के नाम बता दें। मैं कह रहा हूँ आप ठीक कर रहे होंगे, सिर्फ नाम बता दें ना। आपको मैं बता रहा हूँ ना, आपको मेरे भाई, मैं आपको क्या बता रहा हूँ। सेहत में अल्हम्दुलिल्लाह ये आप सीख रहे हैं। ये जो नौजवानों के लिए आप कर रहे हैं, ये आप हमसे सीख रहे हैं। ये जो इज्तिमाई शादियों का कंसेप्ट हमने दिया, आपने अपनाया। ये जो यूनिवर्सिटियां बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह, सड़कें यहाँ बन रही हैं, एजुकेशन इदारे, यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच रहे हैं। आप सिर्फ टिकटॉक करें, आप सिर्फ टिकटॉक करें, टिकटॉक के ऊपर दें। ये लैपटॉप प्रोजेक्ट चाइनीज साहब के पास जाना दे मुझे। 3 प्रोजेक्ट नहीं गिनवा सके। चाइनीज साहब के पास जाना। चाइनीज साहब ये फरमाइए कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब से कोई तवक्को हो सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ग्रैंड अलायंस बनेगा और वो गवर्नमेंट को फारिग कर देगा? ग्रैंड अलायंस, अब मैं इस मामले पे नहीं बोल सकता। मामला मौलाना साहब का है। मौलाना साहब का और हमारे दरमियान एक मोहब्बत और एहतराम का रिश्ता भी है। मौलाना साहब कितना साथ इनको देगा, ये कितनी उनकी वफादारी और इज्जत करेंगे, ये आप भी खूब जानते हैं। हम मुश्किल वक्त में भी एहतराम का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। ये इन्होंने एक तरीका अपनाया है, जहां वो बात करना चाहते हैं उनको डराने के लिए तमाम सियासी लोगों को मिलाकर दिखाना चाहते हैं कि आप नहीं बनेंगे तो हम इनके साथ बनेंगे। ये बनेंगे किसी के साथ भी नहीं, इनकी बननी नहीं है, इनकी अपनी शराइत है। ये दोगे तो हम बनेंगे। असल बात यह चौधरी साहब, इनसे उंगली छूट गई है। जिस दिन से उंगली छूटी है इनके हवास बाख्ता हो गए हैं। कोई अकल की बात समझते ही नहीं है, कोई सियासी रास्ता अख्तियार करते ही नहीं। अभी आप जरा सब्र ही नहीं करते हैं, ये बेसब्री बता रही है। और मैं चौधरी साहब खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, ये हमारे मेरे तो भाई हैं यूसुफ साहब, लेकिन बात करना मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। ये जैसे आज परेशान है बोलने में, कभी परेशान नहीं थे। क्योंकि झूठ कब तक बोलेंगे, गलत बयानी कब तक करेंगे। आप पूछ रहे भाई, आप 3, मेरे दोस्त पूछ रहे थे 3 बता दे कोई काम आपके बड़े, और ये भी बनाए। ये ऐसे नहीं बताए ना, आप बताएं ऐसे। कौन से गवर्नर हाउस के दरवाजे आपने खोल दिए, कितने तंदूर खाने आज तक चल रहे हैं, कितने, मैं मामूली पूछ रहा हूं,
किसका प्रोटोकॉल आपने खत्म कर, मैं बड़े मंसूबे नहीं पूछ रहा, मैं छोटी बात है, आपने किसका प्रोटोकॉल छुड़वाया है आप बताए ना। 100 अरब रुपए की पार्टी आपने क्या सूबों को दिया है। तो ये अफनान साहब की बात सुने जी, शौकत साहब अफनान साहब की बात सुनिएगा, वक्त खत्म हो रहा है जी। अफनान साहब बताएं। देखिए एक प्रोजेक्ट तो हमने ये सुना है कि वहां पे 100 अरब रुपए जो है वो जो वजीर आला सीएम उनकी वैल्यूएशन, अब उनकी जो दौलत है वो 100 अरब रुपए तक पहुंच। सर आप इल्जाम लगा रहे हैं। मैं इल्जाम ही लगा रहा हूँ, मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं कोई, लेकिन ये बात जो है ये सामने आई है और इनके अपने जो क्या कहते हैं कैबिनेट के लोग हैं उन्होंने एक दूसरे पे करप्शन के इल्जाम लगाए हैं कि तुमने इसमें इतने खा लिए, तुमने इसमें इतने खा लिए, तुमने उसमें इतने खा लिए। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि अगर बेहतर होगा कि अगर प्रोजेक्ट्स वगैरह हमें बताएं। शौकत साहब कोई रिस्पॉन्ड करना चाह रहे कर रहे हैं, वक्त खत्म हो रहा है जी, फरमाइएगा शौकत साहब। जाती यूज करना चाहे देखिए, मैं जाती नहीं जा रहा, मैं तो वैसे पूछ रहा हूँ, आप बता दें हमें। देखिए मेरी बात सुने, नवाज शरीफ का बेटा लंदन में डिफॉल्टर हुआ ना, क्यों डिफॉल्टर हुआ आपको पता है ना कि वहां डिफॉल्टर क्यों होता है, वो कंपनी क्यों डिफॉल्ट करती है, इसलिए केटी में काम नहीं कर रहे आप लोग क्योंकि लंदन में डिफॉल्ट हो गए मियां साहब का बेटा, इसलिए आप लोगों के प्रोजेक्ट नहीं लग रहे। मैंने आपसे बताया अल्हम्दुलिल्लाह भाई आप 100 अरब रुपए आपका सीएम की लोग कह रहे हैं 100 अरब रुपए की पार्टी बन गया है, 100 अरब रुपए की पार्टी बन गया अली अमीन गंडापुर। इतनी बड़ी लोग बातें कर रहे हैं, आप जो है वो लंदन पहुंच गए। भाई आप ये बताएं कि आपके वजीरों के पास अरबों रुपए, आपके वजीर आला के पास 100 अरब रुपए कहां से आए? आवाम पूछ रही है आपसे, मैं नहीं पूछ रहा, आवाम पूछ रही है। वो खत्म हो गया। खौसत आपने गुफ्तगू इस्लाम ने खुद करना, अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।